नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम अपने अचीवर्स बैच की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी? हम लोगों ने अभी तक जाना कि इतिहास क्या है, भारत क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है, उसमें पुरा-प्रसार काल क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं, ये देखा। और चीज़ें देखने के साथ-साथ हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से आदि मानव का विकास होते वो एक मानव बना, आदि से मानव बना। ठीक है? तो आज हम नई चीज़ देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को समझने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए कि सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या है? जब मनुष्य का विकास धीरे-धीरे एक क्रम के बाद दूसरे क्रम में होता है, तो वो सभ्यता का रूप लेती है। जैसे पहले मनुष्य नोमैडिक था, मतलब घुमंतू जीवन जीता था, यायावर था। उसके बाद वो समाज के रूप में आया, धीरे-धीरे उसने कृषि शुरू की, कृषि के बाद उसने निवास बनाया अपना, निवास के बाद वो एक समुदाय के रूप में संगठित हुआ। समुदाय के रूप में संगठित होने के बाद वो एक समाज के रूप में बना विकसित हुआ और वही समाज आगे विकसित होते-होते किस रूप में आया? सभ्यता के रूप में आया। तो पहले तो मैं हम लोग यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो ये कब से लेके कब तक थी पहले तो जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी चरण बने। अगर देखा जाए तो ये 3300 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व से लेकर करीब-करीब मान सकते हैं कि 1300 1500 ईसा पूर्व के आसपास तक रही। तो इसको अगर हम लोग ना भागों में विभाजित करते हुए अगर डायरेक्ट देखें तो 3300 से लेकर ये करीब-करीब 1300 ईसा पूर्व तक रही। ठीक? 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक रही। इसके बाद हम लोग का वैदिक युग प्रारंभ होगा। तो वो तो बाद की बात है, अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो 3300 ईसा पूर्व सभ्यता का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले व्यक्ति कैसा था? घुमंतू। घुमंतू था। एक घुमंतू था। नोमैडिक। एक नोमैडिक था। एक घुमंतू था। के बाद एक स्थायित्व उसके जीवन में आया। घुमंतू के बाद उसने धीरे-धीरे देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए। तो उसने सीखा कि कृषि कैसी होगी, खान-पान के लिए कृषि का शुरुआती चरण था ये घुमंतू के बाद। फिर उसके बाद कृषि के बाद उसने क्या किया? कृषि के बाद उसने और अपना प्रसार किया। नदियों किनारे बसना, ठीक? नदी, नहरों किनारे बसना शुरू किया, उसने बस्तियाँ बसाना शुरू किया। तो कृषि के बाद उसने पशुपालन और बस्ती विकास पर ध्यान दिया। ठीक? बस्ती विकास पे। घुमंतू से वो कृषि की व्यवस्था में आया, कृषि व्यवस्था के बाद वो पशुपालन और बस्ती विकास जैसे क्रम में विकसित हुआ। बस्ती विकास के बाद उसका जो क्रम बना, वो बना स्थायित्व का। बस्तियाँ जहाँ विकसित हुई, वो स्थायी निवास के कारक बने इनके। तो वो अब जगह-जगह घूमने के बजाय अब वो स्थायी निवास पर विकसित रह गया, स्थायी निवास पे। स्थायी निवास ने उसको एक जीवन दिया, जीवन जीने की या फिर कह सकते हैं शैली दी। वो शैली कैसी थी? एक सामुदायिकता की भावना। सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक समाज का निर्माण करते हैं, है ना? तो सामुदायिकता की भावना का विकास हुआ इसमें, इसके पे। सामुदायिकता। ये सब प्रारंभिक चरण हैं इस भावनाओं के भी।
सामुदायिकता की भावना कैसे है कि स्थायी जीवन जीने लगा। तो अब कुछ लोग शिकार पे जाते थे या फिर कृषि करने जाते थे, और कुछ लोग जो बुजुर्ग थे वो उनके बच्चों को देखते थे, है ना? इससे संयुक्त परिवार की परंपरा भी धीरे-धीरे ऐसे ही विकसित हुई, ठीक है? तो सामुदायिकता की भावना का जैसे प्रसार हुआ, तो उसके बाद उनका विकास हुआ समाज के रूप में, कि किस तरह से समाज बनेगा, तो समाज के रूप में ये विकसित हुए, ठीक? एक समाज के रूप में हुए। अब इनके पास इनके रिलेटिव बने, रिश्तेदार बने काफ़ी, और भी चीज़ें बनी, ठीक है? तो समाज आया, समाज के बाद की जो प्रक्रिया थी वो सभ्यता के रूप में विकसित हुई इनकी, कि अब हम लोग को कैसे खाना-पीना है, रहन-सहन कैसे करना है, आंधी-तूफ़ान से बचने के लिए किस प्रकार से मकान बनाने हैं। पहले फूस की झाड़ियों के लकड़ियों से मकान बना रहे थे ये, रहने के लिए कच्चे तौर पर। फिर उन्होंने ईंटों के मकान बनाए, और भी सभ्यता विकसित हुई उनकी। तो अब इसके बाद विकास हुआ सभ्यता का। तो यही सभ्यता जो प्रागैतिहासिक काल से चलते हुए पुरा-पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव-पाषाण काल और महापाषाण काल जैसे युगों से चलते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आई हड़प्पा सभ्यता के रूप में, इसीलिए सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता। पहली विकसित सभ्यता कौन-सी थी? हड़प्पा सभ्यता, ठीक? अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, है, प्रारंभिक विकास का हुआ, हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक विकास। विकास। इस सभ्यता का जो प्रारंभिक विकास हुआ, वो 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक? इस अवधि में मनुष्य ने अपने विकास के प्रारंभिक चरणों को छुआ, कृषि बेहतर की, नहरों के किनारे बसना प्रारंभ किया धीरे-धीरे, ठीक? और उसके बाद इनका विकास का जो क्रम हुआ, या प्रारंभिक विकास के बाद इनका क्रम आया प्रारंभिक विकास के बाद इनका क्रम जो बना, वो हुआ 2600 से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 या 1700 ईसा पूर्व, ठीक है? हर बुक में अलग-अलग दिया हुआ है, तो इस पे मतभेद होना वाजिब है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये सही है, ठीक? 2600 से 1900, 1900 के बाद इस चरण में ये काफ़ी विकसित थी, विकसित युग कह सकते हैं इसका, विकसित स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित विकसित स्वरूप था, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। उसके बाद जैसे जब कोई सभ्यता विकसित होती है, तो कुछ अनेक कारण ऐसे भी होते हैं, कुछ अनेक कारण के कारण इसका पतन भी होता है उस सभ्यता का। जैसे बाढ़ का आ जाना, या महामारी फैल जाना व्यापक संदर्भ में, और भी कई चीज़ें होती हैं कारक, आक्रमण हो गए किसी बाह्य शक्तियों के। तो 1900 से लेकर मोटा-मोटा मान लेते हैं कि 1300 पूर्व, ये विकसित के बाद जो चरण आता है, पतनशील बोल सकते हैं इसे, पतनशील, ठीक? पतनशील चरण, ठीक? ये ये 3 चरण हैं इसकी सभ्यता के, जो इसके विकास से लेकर स्वरूप, विकसित स्वरूप से और फिर पतनशील चरण तक। और इस चरण के बाद
लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ, जो मध्य एशिया से आए थे, कहते हैं। तो उसके बाद वैदिक युग प्रारंभ हुआ, ऋग वैदिक युग, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक युग। ठीक। तो ये चीज़ थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, मेन चीज़ ये आती है यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1826 में एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मैसन। खुदाई हो रही थी कहीं पे किसी चीज़ के लिए, तो उनको एक मोहर प्राप्त हुई। तो उन्होंने उसे देखा, क्या चीज़ है। कुछ लोगों को प्राप्त हुई तो उन्होंने उनको ला के दी चार्ल्स मैसन को, जो वहाँ के इंचार्ज थे उस जगह के। अंग्रेज़ों का समय था, अंग्रेज वैसे भी काफ़ी चीज़ों पे अपना ध्यान देते थे विकसित होने के साथ साथ। तो 1826 में, ठीक, तो 1826 में एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मेसन। चार्ल मेसन। चार्ल मेसन, इनको एक मुहर प्राप्त हुई। चार्ल्स मेसन को क्या प्राप्त हुई? एक मोहर। एक मुहर प्राप्त हुई। ठीक है, इनको एक मुहर प्राप्त हुई, ला के इन्होंने अपने आला अफसरों को जो दी, जो अधिकारी थे इनके ऊपर, उनको दी। इसके बाद लगभग लगभग समझ लीजिए 1800 1853 के आसपास, जब डलहौजी थे तो रेलवे का विकास चल रहा था। तो उस समय रसिया, रूस से लेकर और भी जो अफ़गानिस्तान, ये सब एरिया थे तो जुड़े हुए थे भारत से। तो आस-पास चलाने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना माल ले जाने के लिए साधनों के विकास की आवश्यकता पड़ी, तो रेलवे का विकास हुआ। इंग्लैंड में तो काफ़ी समय पहले रेलवे चल गई थी, लिवरपूल जगह वहाँ पे सबसे पहले वहीं चली थी। और इसी समय चली थी करीब 1826 के आसपास, इंग्लैंड में भी रेलवे। ठीक, 1826 1827 की ईस्वी के आसपास। 1826 ईस्वी है ना? तो आप ईसा पूर्व ना समझिएगा। ठीक, ईस्वी, एडी। ठीक। तो वहाँ पे चली। उसके बाद 1853 में भारत में सबसे पहले रेलवे चली थाने के आसपास। ठीक है। तो उसी बीच में 1856 में, जब डलहौजी के बाद 1856 में केनिंग आए। तो केनिंग गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे उस समय भारत के 1856 में। तो कनिंघम एक थे अफसर वहाँ पे, जो रेलवे का विकास कर रहे थे उसमें, कराची से लाहौर तक की रेलवे का विकास। ठीक है। तो 1856 में कनिंघम थे। कनिंघम 1856, जो कनिंघम थे उस समय रेलवे के निर्माण कार्य देख रहे थे, खुदाई चल रही थी उस जगह कराची के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक। तो उन्होंने देखा कि जब खुदाई चली तो उसके नीचे, जमीन में काफ़ी नीचे एक सभ्यता दिखी, कुछ मकान बने बने दिखे, काफ़ी चीज़ें दिखी। तो 1856 में खुदाई के दौरान, 1856 में कनिंघम, लिख लेता हूँ, कराची लाहौर, कराची लाहौर रेल पुल। ठीक है, रेल पुल के निर्माण के दौरान के दौरान उन्होंने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। ठीक है, उन्होंने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। ठीक।
1856 में कनिंघम जी कराची लाहौर रेल पुल के निर्माण के दौरान उन्होंने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। ठीक, कनिंघम ने इन्होंने भी अपने आला अफसरों को बताई, गवर्नर जो वायसराय थे केनिंग उसको बताई बात। तो उन्होंने बात सुनने के बाद फैसला ये किया कि कि भारत का सर्वेक्षण किया जाए इन जगहों का ढंग से। तो 1861 वर्ष 1861 में 1861 ये भी ईस्वी है, ईसा पूर्व ना समझ लीजिएगा, ईस्वी 1800 ईस्वी में 1861 में कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व विभाग, एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी देखरेख में उसकी स्थापना हुई या कह सकते हैं। ठीक है, 1861 में कनिंघम ने स्थापना की, लिख सकते हैं कनिंघम भारतीय, यही आज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गई, ASI होगी। ठीक है, तो कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व, कनिंघम भारतीय पुरातत्व भाग, पुरातत्व विभाग के आगू, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, 1861 में कनिंघम एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की, जो आज़ादी के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, ASI के नाम से। और ये केनिंग के शासनकाल में था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? केनिंग के शासनकाल में। ठीक, केनिंग, लॉर्ड केनिंग थे, इनके समय में 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद ही 1857 में। ठीक है, केनिंग के शासनकाल में, इनके शासन का अंतिम चरण चल रहा था, 1856 से 61 इनका शासनकाल था, 1856 से 1861। तो अंतिम चरण में ही इन्होंने इसकी स्थापना की मंजूरी दे दी, तो इनकी स्थापना होगी इसकी। फिर स्थापना के बाद धीरे धीरे इसका कार्य चलता रहा, सभ्यता की खोज का, धीरे धीरे कैसे कैसे इसका विकास किया जाए, किस तरफ से इसकी और खुदाई की जाए, इसको नाम कैसे दिया जाए, इसको बोला क्या जाए। प्रारंभ में जो जगह पाई गई थी सिंधु घाटी के आसपास पाई गई थी, जो सिंधु नदी थी उसके आसपास, जो हड़प्पा सभ्यता विकसित भी हुई, तो वो सिंधु और सरस्वती एक नदी थी, जो प्राचीनतम नदी भी मानी जाती भारत की, और इसमें तो लुप्त है, तो काल्पनिक नदी हो गई है। तो सरस्वती नदी नदी जो थी उसके आसपास, सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में ये सभ्यताएं विकसित हुई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब सभ्यताएं। हरियाणा के आसपास का क्षेत्र समझ लीजिए, पंजाब हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, ठीक, तो विकसित हुई। तो फिर धीरे 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 26 56 61 आ गया, फिर धीरे धीरे वर्ष 1921, 21 से पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1902 में करीब, अब भारत में स्वतंत्रता संग्राम तो चल ही रहा था, साथ साथ ये कार्य भी अंग्रेज कर रहे थे। तो 1902 में भारत में वायसराय था लॉर्ड कर्जन, तो उन्होंने कनिंघम को इसका इस विभाग का अध्यक्ष बनाया। कनिंघम, ए अरे कनिंघम, जॉन मार्शल को, ठीक है, जॉन मार्शल को विभाग का अध्यक्ष बनाया 1902 में, 1902 में, 2 ईस्वी में। ठीक, ऐसे ना लिखें, ईस्वी में क्या हुआ, 1902 की ईस्वी घटना है कि कर्जन, कर्जन ने
जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का, ठीक है। पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया, ठीक है। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल के रास्ता में इसकी खुदाई सिलेवार तरीके से प्रारंभ की। पहले खुदाई सिलेवार नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद ये खुदाई प्रारंभ हुई। 1921 में जॉन मार्शल ने 1921 में 1921 में इस विभाग में एक व्यक्ति थे, दयाराम साहनी, ने जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ कर दी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी, का नाम था दयाराम साहनी। दयाराम व्यापक तौर पे जो खुदाई हुई 1826 के बाद से, सोचिए 1921 में, लगभग लगभग 100 साल हो गए, ठीक है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने मार्शल के नेतृत्व में, जो जॉन मार्शल थे, मार्शल के नेतृत्व में नेतृत्व में व्यापक खुदाई प्रारंभ की, ठीक है। व्यापक खुदाई तो पहले भी चल रही थी, लेकिन नाम नहीं दिया जा रहा था, चल रहा है बस काम, ठीक है। व्यापक खुदाई प्रारंभ की। हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले जो भारत का इतिहास अंग्रेज प्रारंभ करते थे, वो ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ करते थे। लेकिन जब इस सभ्यता की खोज हुई, तो भारत का इतिहास जो है 1000 वर्ष और पीछे से प्रारंभ किया जाने लगा। क्योंकि पहले भारत का इतिहास जो था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ किया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ किया जाता है, 1000 प्लस कर लीजिए, 1500 ईस्वी प्लस कर लीजिए आप। तो उसके पीछे से प्रारंभ किया जाने लगा। तो पहले अंग्रेज भारत को सपेरों का देश कहते थे, ठीक है। बताते थे कि भारत सभ्य नहीं है, चीज़ें इनको रहने खाने का सलीका नहीं पता है, बहुत चीज़ें खराब थी, इनको सभ्य बनाने के लिए हम भारत आए हैं, ऐसे दावे प्रस्तुत किए। लेकिन सभ्यता की खोज के बाद ये दावे उनके असत्य साबित हो गए। और एक महान सभ्यता की खोज हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो मिस्र, इजिप्ट की और मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली सभ्यता थी ये। तो आगे देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता एक मानव के विकास का प्रारंभिक चरण भी मान सकते हैं। जैसे जैसे मानव विकसित हुआ, उसने अपने रहन सहन के तरीके बदले, इसी प्रकार आगे बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी तकनीकी बढ़ी इनकी। हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, कांसे का प्रयोग हुआ, इसीलिए ताम्र प्रसार सभ्यता और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को। हाँ, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता को, और ना ही घोड़े का ज्ञान था। हड़प्पा वासियों को लोहे और घोड़े का ज्ञान नहीं था। लौह युग तो वैदिक युग के बाद आया, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन चला। लोहे का सबसे पहला साक्ष्य जो मिला, एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहाँ पे करीब 1500 ईसा पूर्व का लोहे के साक्ष्य मिले हैं, लोहे होने के। तो वो समय जो था वैदिक काल का ही पीरियड माना जाता है, ईसा पूर्व का। तो अतरंजी खेड़ा या रखिएगा,
प्राचीनतम साक्ष्य वहीं से मिले हैं। तो अब चीज़ देख लेते हैं, सभ्यता का विकास कहाँ कहाँ था ये जान लेते हैं। देखिए, ये चार कोने हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर की सभ्यता है ये। किताबों में कहीं कहीं 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सभ्यता बड़ी हुई तो उस हिसाब से विकसित हुई। ठीक है, तो इससे हम लोग कर सकते हैं 20 लाख। ठीक, किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित हुई। ठीक है, क्षेत्र में, मतलब पाकिस्तान से तो काफ़ी बड़ी है ये क्षेत्रफल में। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी ज़्यादा विकसित थी ये। आइए जानते कैसे। तो उत्तर में नाव के तट पर विकसित हुई। मांडा की जगह है। ठीक है, मांडा। ठीक, चिनाब के तट पर। ठीक है, चिनाब, यहाँ लिख देते हैं चिनाब नदी। ठीक, दक्षिण में महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद, वहाँ पे विकसित हुई। दायमाबाद, गोदावरी के तट पर। गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक, पूरब में उत्तर प्रदेश में भी एक ही स्थल है ये विकसित होने का, इस सभ्यता का। ठीक, ये नगर जगह है आलमगीर। आलमगीरपुर, इंडन नदी। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम लोग भी। आलमगीरपुर हिंडा नदी के तट पर। ठीक, मेरठ में है ये। ठीक है, मेरठ। ठीक है, मांडा चिनाब के तट पर जम्मू कश्मीर में है, JNK में है। ठीक है, भी लिख देते हैं JNK में मांडा है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी आ गया तो महाराष्ट्र अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाता है, लेकिन लिख लेते हैं एक बार जिससे कि दिमाग में छपा रहे। ये ये स्थल है पश्चिम में सबसे, तुतकांगन स्थल है। तुत ये काफ़ी अच्छा स्थल था। दास्क दास्क नदी थी पहले एक, दास्क, दास्क नदी। अम, ठीक है, ये पड़ता है बलूचिस्तान में। ठीक है, तो इसको भी बलूचिस्तान कर देते हैं। बलू पाकिस्तान में है, मानते नहीं कि हम पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में है। ठीक है, तो बलूचिस्तान में। अगर कभी दास नदी ना आए जगह में और मकरान आ जाए, मकरान तट, तो इससे मकरान तट भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मकरान तट पे भी है ये। ठीक है, मकरान। तो मकरान तट भी याद रखिएगा। किताबों में दास नगरी लिखा रहता है लेकिन मकरान तट भी पूछा जाता है, क्योंकि सुतकांगेंड और
जो था, जो धौलावीरा, कालीबंगा जब जैसे इलाके थे, उनके लिए ये लोथल राजस्थान में, रंगपुर और लोथल गुजरात में, लोथल जगह है गुजरात में, वहाँ के लिए व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराते थे ये। तो इसलिए सूतकांगड़ डोर महत्वपूर्ण था उस समय। ठीक है। तो ये इसका विकास क्रम है। आगे बढ़ते हैं फिर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी क्लास, कि कैसे ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, विकास के क्रम में। देखिए, इतिहास को अगर समझना है तो उसे याद नहीं करना है। अगर आपने याद करने की कोशिश की तो भूल जाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं याद करने के लिए, लेकिन उनको पिन पॉइंट कहते हैं हम लोग। कि जैसे सुई की नोक चुभती है तो महसूस होता है ना एकदम से कि यहाँ चुभी है, वैसे ही पिन पॉइंट है कुछ चीज़ें, कि दिमाग में जैसे ही वो पॉइंट, हमको पिन पॉइंट याद आए, ये तुरंत क्लिक कर जाए और पूरी थ्योरी, जो भी इसकी कहानी है, पूरी याद आ जाए। ना ही ये इतिहास एक कहानी है कोई, ना। ये वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को बताती हैं कि कैसे आपको रहना है, रहना चाहिए, और कैसे आप रह रहे हैं, किस हिसाब से चीज़ों का विकास कर रहे हैं। आप विकास के स्वरूप को समझिए सभ्यता में, कि किस तरह विकास हुआ, और आज वर्तमान में इसको जोड़िए, कि वर्तमान में कैसी स्थितियां हैं इनकी, इन्होंने विकास किया। आगे पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं, और वर्तमान से इसकी तुलना भी करेंगे इस सभ्यता की। मतलब ऐसे ही ये महान सभ्यता नहीं बनी। हड़प्पा सभ्यता को महान सभ्यता ऐसे ही नहीं बोला गया। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से तो काफ़ी बड़ी थी और अच्छी भी थी, कुछ मायनों में। उनसे भी सीखा। तो आगे बढ़ते हैं। तो और तू गई। ठीक। तो और तू गई जो है, एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक। तो और तू गई को बॉक्स में कर लेते हैं, जिससे कि याद है पहला इस्तेमाल। ठीक। ये उत्तरी अफगानिस्तान में है ना। ये सभ्यता जो थी, अफगानिस्तान से लाहौर, कराची, पंजाब, ये सब एरिया पहले भारत ही में थे। हाँ, तो अब अलग हो गए। पुर्तगाल भी व्यापारिक केंद्र था, बंदरगाह थे, व्यापार होता था पुर्तगाल में। बल्कि व्यापार तो सभी नगरों ने किया। हड़प्पा सभ्यता में तो व्यापारिक केंद्र आपको हर जगह मिलेंगे। इनको मेसोपोटामिया, एक बेहरीन जगह है अफ्रीका में, तो वहाँ पे इनको दिलमुन बोला जाता था। बहरीन दिलमुन पहले बोला जाता था, बहरीन को दिलमुन। ठीक। बहरीन, तो वहाँ से इनके व्यापारिक संबंध थे। बहरीन कह सकते हैं आप, दिलमुन, यही बहरीन है। बहरीन। ठीक। यहाँ पे हड़प्पा वासियों को मेलहुआ बोला जाता था। मेलहुआ। मेलहुआ की पहचान जो है, हड़प्पा वासियों से ही की गई है। ठीक है। बहरीन में, दिलमुन बहरीन में हड़प्पा वासी, तो क्या बोला जाता था? मेलहुआ। मेलुहा। तो नहीं तो मेलुघा हो जाएगा ये। तो आप पढ़ेंगे फिर मेलुघा, और वो हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ऑप्शन में आपको मेलुहा दिखेगा, मेलुघा नहीं दिखेगा। तो कुछ बुद्धिमान लड़के बहुत होते हैं। तो मेलुहा, राइटिंग अच्छी नहीं, थोड़ी दिक्कत ये है बस, बाकी चीज़ अच्छी है। हड़प्पा वासियों को मेलुहा कहा। ठीक। ठीक। हड़प्पा वासी में व्यापार करने जाते थे, और भी इन्होंने व्यापार किए हैं। ये लोग करते क्या थे व्यापार? कोई चीज़ों का व्यापार नहीं करते थे ये लोग। वहाँ से कुछ पत्थर लाते थे तरह तरह के। में सोना चांदी तो चलता नहीं था। चांदी का भी सर्वप्रथम उल्लेख हड़प्पा ही में हुआ है। ठीक है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य से अगर देखा जाए तो हड़प्पा में हुआ है। आगे मैं बता दूंगा आपको, अगर याद रहेगा मुझे, परेशान ना होइए। तो एक मेलवा का, तो यहाँ से एक छोटे शिलालेख के साथ एक मुहर भी प्राप्त हुई है। एक छोटा शिलालेख मिला है। हर जगह जाते थे लोग,
तो कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ जाते थे ना, तो लोग अपने घरों में रख लेते थे। आज भी हम लोग भी यही करते हैं कि कहीं जाते हैं, जैसे मेला गए घूमने, तो उस समय भी मेले लगते होंगे, साक्ष्य नहीं है ना, लोग मिलते होंगे आपस में, व्यापार करते होंगे, बातें करते होंगे, तो अपने क्षेत्र की चीज़ों का आदान प्रदान भी करते होंगे। तो ऐसे ही एक शिलालेख मिला है वहाँ पे, या किसी ने कुछ दान किया होगा, तो शिलालेख, एक मुहर भी मिली है। मुहरें तो पूरी सभ्यता में मिली हैं, और सबसे खासियत है कि इनकी जो मुहरें होती थी वर्गाकार होती थी, कहीं कहीं त्रिभुजाकार भी मिली हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं हर जगह वर्गाकार और चतुर्भुजाकार ही हैं, पशु आकृति के साथ। पशु आकृति में यार के घोड़ा नहीं होगा, ठीक है, पशु आकृति में घोड़ा नहीं है। बाकी और कोई जानवर आपको दिख जाए, बकरी, सुअर, बकरी मिल जाए, सुअर मिल जाए, या फिर गैंडा मिल जाए, बाघ मिल जाए, भेड़ मिल जाए, इन सब के मिलेंगे आपको, कुत्ता मिल जाए, लेकिन घोड़ा नहीं मिलेगा। घोड़ा जो है ऋग्वैदिक काल में है, याद रखिएगा, आर्यों का के समय, ठीक। चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृद भांड जैसे कहते हैं हम लोग, है ना, चित्रित मिट्टी के। चित्रित मिट्टी का मतलब है जैसे लाल, लाल मिट्टी है कहीं, जो लाल से कर दिया गया, पॉलिश्ड कर दी गई, है ना। तो ठीक, तो सौर तो गई। फिर हमारा दूसरा हड़प्पा स्थल आता है, तो हम शुरू से कर लेते हैं, ठीक है। तुतकांगन डोर, दास नदी के तट पे, ठीक, दास नदी की गई बलूचिस्तान में, देखिए आ गया। सबसे पश्चिमी हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे पश्चिमी, ठीक, सबसे पश्चिमी हड़प्पा स्थल है, सबसे पश्चिमी हड़प्पा स्थल है, याद रखिएगा। ना याद हो तो बनाइए और समझ जाइए। निचला शहर, पत्थरों की किलेबंदी, इसका मतलब है कि जो वहाँ के निचले शहर थे, हड़प्पा में मकान दो तरह से बनाए गए हैं, एक ऊंचे टीले पे बनाए गए हैं, और एक नीचे टीले पे। समझ लीजिए ऐसे, एक अगर किला ऐसे बना है, तो एक किला ऐसे जोड़ते हुए ऐसे बना है, तो ये पहला है, ये दूसरा ऐसे, ठीक, ये किला है, एक ऊंचे टीले पर, एक निचले स्तर पर। तो निचला शहर जो है उसमें पत्थरों से किलेबंदी की गई है, ईंटों से, ठीक है, ईंटों से किलेबंदी कर दी गई है, ठीक। तो इसे और अच्छे से मैं बता देता हूँ, देखिए चीज़, निचला शहर कैसे कि मुहरों का आकार तो वर्गाकार था, मकान भी ऐसे बनाते थे सिंपल, क्योंकि इतना तो उसमें आर्किटेक्ट तो रहते नहीं थे, तो मकान भी ऐसे बनाए उन्होंने, और एक निचला शहर ऐसे था। सीढ़ियाँ बना ली ऐसे ऐसे, ये शहर है, ठीक है। तो ये तो लिख दीजिए ऊपरी शहर, है ना, ऊपरी शहर, और ये है निचला शहर। कहीं कहीं निचले शहर की किलेबंदी की गई है, कहीं कहीं ऊपरी शहर की गई है। ऊपरी शहर में जो था शासक वर्ग रहता था, जो व्यापारी अधिकतर बड़े पैसे वाले लोग रहते थे, और निचले शहर में आम सामान्य जनता, ठीक है। तो ऊपरी शहर में कौन था, शासक वर्ग। तो शासक वर्ग कहना तो अनुचित होगा, एक व्हीलर हैं, मॉर्टिमर व्हीलर शायद, उन्होंने कहा है कि यहाँ योद्धा तो नहीं थे, यहाँ पुरोहितों का शासन था, ठीक है। तो एक शासक वर्ग, और यहाँ पे जो थे सामान्य वर्ग, या सामान्य जनता लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, आज की भाषा में सामान्य जनता रहती थी, ठीक है, प्रजा। जहाँ राजा होते हैं वहाँ प्रजा, और जहाँ राजा नहीं होते, लोकतंत्र होता है, वहाँ पे के लोगों को क्या बोलते हैं, नागरिक, एक सिटीजन। ठीक है, इसमें लिखा भी है, मैंने जो बताया था पहले, कि मकरान तट पर लोथल और धौलावीरा जैसे गुजरात के स्थलों से एक तटीय मार्ग जाता था। वहाँ पहले बंदरगाह थे लोथल में, अब सूख गए हैं, पहले थे, है ना। समुद्र पीछे हटता चला गया, ठीक।
इसीलिए कहते हैं इनका विनाश जो था सूखे के कारण भी हो सकता हुआ हो, कि पहले बंदरगाह व्यापार होता था तो विकसित थे। जब पानी पीछे हटा, जल का स्तर या जल का स्तर निम्न हुआ, जो भी कारण रहे, या भूकंप आया हो, कुछ भी हुआ हो, तो वैसे भी गुजरात में भूकंप आते हैं ना, तो भूकंप आया हो, उसकी वजह से बंदरगाह नष्ट हुए, वहाँ जो लोग रहते थे वो समाप्त हुए, या फिर उन्होंने पलायन कर लिया, पलायन भी एक कारण माना जाता है। तो मकरान तट पर लोथल, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा भी है राजस्थान में, है ना। तो ये सब तटीय मार्ग थे, एक तटीय मार्ग उपलब्ध कराते थे, ठीक है। हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया व्यापार मार्ग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बताया था। दिलमुन में इनको हड़प्पा वासियों को मेलुआ कहा है, ठीक है। ठीक। ओ, मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ पे दूसरा तीसरा पॉइंट है ना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, कलर से लिखते हैं, ग्रीन ले लेते हैं अब। इसका मूल नाम तो मुअन जोदड़ो है, मुअन जोदड़ो, लेकिन हम लोग अपनी भाषा के सरलता से मोहे जोदड़ो या मोहन जोदड़ो बोलते हैं, तो मोहे जोदड़ो है। ठीक। मूल नाम क्या है? मुअन जोदड़ो, ठीक है। मूल नाम मुअन जोदड़ो, ऐसे मोहे जोदड़ो या मोहन जोदड़ो। एक पिक्चर भी आई थी बहुत समय पहले, ऋतिक रोशन थे उसमें, तो पिक्चर का नाम भी मोहन जोदड़ो ही था। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं, इतिहास के नज़रिए से तो पिक्चर बनी नहीं, उसमें प्रेम गाथा इन्होंने बना दी। तो बॉलीवुड में अधिकतर पिक्चरें जो बनती हैं वो प्रेम गाथा ही बनती हैं, क्योंकि वो साहित्य को लेकर बनाते हैं, इतिहास को लेकर नहीं। अगर इतिहास को लेकर बनाए तो काफ़ी अच्छे से चीज़ समझ में आती है। जैसे आप विदेशी पिक्चरों में एक है 10,000 BC, है ना, 10,000 BC है, उसको देखिए, पूरी हिस्ट्री है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने चीज़ें समझाई भी हैं, और भी काफ़ी पिक्चरें हैं वहाँ पे। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है R D बनर्जी ने किया है। R D का मतलब है राखल दास बनर्जी, ठीक। तो ये राखल दास बनर्जी हैं, ठीक है। क्या नाम क्या है? राखल दास, ठीक। एक्टिंग किस, कन्फ्यूज, ये आ गया, राखल दास, ठीक। R D बनर्जी का मतलब है राखल दास बनर्जी, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, सिंधु नदी में था, जो सभ्यता है चंदूहड़ो जो सिंधु नदी पे है, हड़प्पा है, कोट दीजी है, अमरी, ये सब सिंधु नदी के तट पर हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो तो है ही, कोट दीजी, अमरी भी सिंधु नदी के तट पर हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तट पे हैं, दाएं तट पे हैं कि बाएं तट पे हैं, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है ये मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में ना दाएं तट, भारत की तरफ बाएं तट, ठीक। लेह भी दाएं तट पर है, लेह, भारत में जो लद्दाख में लेह है वो भी दाएं तट पर है सिंधु नदी के, ठीक है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ये मेन चीज़ है, यहाँ लिख सकते हैं, लेह भी, ठीक, लेह भी, लेह भी दाएं तट पर है, ठीक है, समझ लीजिएगा। और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है साहब, सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, सबसे विशाल है। यहाँ एक बड़ा सा स्नानागार भी पाया गया है। कहते थे स्नानागार नहाने के लिए भी होते थे। पहले क्या था कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में कहीं मंदिर नहीं पाए गए, कहीं भी किसी भी सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए, पूजा के साक्ष्य नहीं पाए गए, तो ये माना जा सकता है कि उस स्नानागार में पूजा की जाती होगी। वहाँ कई खिड़कियाँ भी पाई गई हैं, लोगों के, समझ लीजिए इतना वहाँ पे ध्यान रखा गया, आज तो हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। जो स्नानागार था वहाँ वस्त्र बदलने के लिए कमरे बने हुए थे, जो स्त्रियाँ होती थी, महिलाएं होती थी, उनके लिए। तो ये दो भागों में ये भी विभाजित है, एक गढ़ है, एक निचला साइड, ठीक है, गढ़ मतलब ऊंचा, ऊपर, ठीक। तो दो भागों में विभाजित है। कालीबंगा भी दो भागों में विभाजित है, ठीक है। यहाँ देखिए सार्वजनिक तालाब पाया गया है ना, स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है, सार्वजनिक तालाब का मतलब है विशाल स्नानागार, एक विशाल स्नाना,
ऐसे ही थे तो यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में है ये विशाल स्नानागार। एक बड़ी आवासीय योजना, काफ़ी विशाल आकार में, तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो स्थल तो है ही है। राखी गढ़ी भी काफ़ी बड़ा है भारत में ना। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा है, ठीक है। बल्कि हड़प्पा सभ्यता में भी सबसे बड़ा राखी गढ़ी को मान लेते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो के बाद। लेकिन तो सबसे बड़ा यहाँ क्या पाया गया, विशाल स्नानागार। एक आवासीय योजना बड़ी थी, लोग रहते थे बड़े संख्या में। यहाँ पे श्रमिक निवास मिला है, अधिकतर जगह नहीं मिला है, 2-3 जगह श्रमिक निवास मिला है, ठीक है। लेकिन श्रमिक निवास मिला है यहाँ पे, एक विशाल स्नानागार मिला है। ये सारे पॉइंट जो हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। एक ग्रिड पैटर्न लिखा हुआ है इसमें। ग्रिड पैटर्न मतलब है शतरंज के आकार के बसे होते थे जो ये आवास बने होते थे इनके। नगर जो बसा था मोहनजोदड़ो नगर या मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो बोल दे चाहे मोहनजोदारो बोल दें, है ना। तो मोहनजोदाड़ो नगर जो बसा हुआ था ग्रिड पैटर्न में था। ग्रिड का मतलब है, जैसे ग्रिड देखा ना आपने, बिजली का भी ग्रिड देखा होगा या फिर किसी का भी, शतरंज के आकार का। शतरंज ऐसे बॉक्स, ठीक, ऐसे बनी थी। एक नदी दूसरी नदी को काटती थी समकोण पर। उत्तर दक्षिण की जो सड़कें थी वो पूरा पश्चिमी सड़कों को बीच से काट देती थी यहाँ से, ठीक। कितना अच्छा था। कांसे की नर्तकी मिली है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कांसे और योगी की मूर्ति मिली है यहाँ पे, ठीक। योगी की, योग मुद्रा में, मतलब वहाँ लोग योग भी किया करते होंगे, मान सकते हैं ना। और कांसे की नर्तकी मिली, काफ़ी बढ़िया कांसे की नर्तकी मिली है। उस समय में ऐसी कारीगरी करना मतलब आश्चर्यजनक तो है ही। पशुपति आकृति की मुहर मिली है। पशुपति को की गणना हम लोग शिव जी से जोड़ते हैं उसको। तो हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण, देखिए घोड़ा नहीं है इसमें भी, ठीक। तो पशुपति की आकृति की मुहर मिली है। और जानवर कौन कौन से हैं, हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है, हिरण है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में क्या आता है, हाथी दे देंगे और दे देंगे चीता, गैंडा, भैंसा या घोड़ा, कुछ भी उलट फेर कर देंगे। तो याद रखिएगा यही 5 जानवर हैं। और 7 फंसे हुए हार मिले हैं, हड्डियों के हार होंगे, है ना। तो धौलावीरा, ये है फोर्ट। धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ इलाके में। ठीक। धौलावीरा जो है, इसका उत्खननकर्ता के नाम भी याद रखिएगा, धौलावीरा जगतपति जोशी, ठीक। एग्जाम में पूछा जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में स्थलों, हड़प्पा के स्थलों के नाम दे देंगे वो, ठीक है। मोहनजोदड़ो दे देंगे, कालीबंगा दे देंगे, धौलावीरा दे देंगे, लोथल दे देंगे, रंगपुर दे देंगे। और उसके सामने लिख देंगे जगतपति जोशी, राखलदास बनर्जी, या फिर एस आर राव रोथल, सूरज भान, ऐसे नाम दे देंगे और उनको मिलाना होगा। तो इसलिए उत्खननकर्ता के नाम भी ध्यान रखिएगा। एक दो बार शायद पूछा भी गया है। धौलावीरा एक स्थल ऐसा है जो 3 भागों में विभाजित है। सारे स्थल 2 भागों में है, ये 3 भागों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। 3 भागों में विभाजित है ये, 3 भागों में विभक्त है, ठीक। विभाजित है, विभक्त है, ठीक। कच्छ में पाया गया, गुजरात में धौलावीरा, ठीक। कच्छ में है। जल संरक्षण प्रणाली, ये समझिए मनुष्य द्वारा पहली बार जल संरक्षण का प्रयास किया गया है इस प्रणाली में, देख लीजिए। जल संरक्षण प्रणाली के साक्ष्य मिले यहाँ पे। आज के समय में भी जल संरक्षण प्रणाली इतनी अच्छी नहीं है। जल संरक्षण पर ध्यान देने वाले, ये हमें लगता है विश्व के पहले मनुष्य थे जिन्होंने इतना ध्यान दिया। मेसोपोटामिया और मिस्र में भी ऐसी कोई प्रणाली नहीं मिली है अभी तक, लेकिन यहाँ मिली है। तो प्राचीनतम मनुष्य हैं ये समझ लीजिए, जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। अभी हाल ही में देखा हम लोगों ने कि दिल्ली के पटेल नगर में बाढ़ से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, 3 बच्चे करीब थे। तो वहाँ पे भी जल व्यवस्था नहीं थी, ना जल संरक्षण है, जल ना जल निकासी है। तो यहाँ पे तो जल संरक्षण के साथ साथ जल निकासी पे भी ध्यान दिया गया है। जल संरक्षण इसलिए यहाँ पे विकसित हुआ, क्यों विकसित हुआ, क्योंकि जो भूजल था वो उस समय शायद मेरे ख्याल से लवणीय था ना, लवणीय था, नमक था, नमकीन था थोड़ा। तो वर्षा के जल को संचयन करते थे। जल संरक्षण प्रणाली का वर्षा जल संरक्षण कर सकते थे।
इसको लिख सकते हैं वर्षा जल का संचयन। वर्षा जल का संचयन। भूजल लवड़ी क्यों था? क्योंकि उस समय जैसे जैसे विकसित हुई धरती बनी तो लोगों के मृत्युआं हुई काफ़ी लोगों की, तो उस हिसाब से जल संरक्षण पाली बनी। यहाँ पे भी वर्गाकार मोहरें पाई गई हैं, ठीक है। सारी सभ्यता में आपको जो भी मोहरें मिलेंगी वर्गाकार मिलेंगी या चतुर्भुजाकार मिलेंगी, ठीक है। धौलावीरा। सिंधु लिपि के 10 अक्षर मिले हैं और सिंधु लिपि में शिलालेख सबसे बड़ा लंबा है। 10 अक्षर मिले हैं यहाँ पे सिंधु लिपि के। मतलब सिंधु लिपि के लक्षण 10 अक्षर का मतलब समझ लीजिए करीब कुछ 10 संख्याएं मिली हैं। तो सिंधु लिपि पढ़ी तो जा नहीं सकी, अगर पढ़ी जाती तो और पता चलता कि कितनी सभ्य थी सभ्यता, ठीक। तो अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे मिले हैं कुछ, कुछ और भी तरीके से मिली हैं चीज़ें ऐसे करके। इस तरह से कुछ अक्षर 10 मिले हैं अक्षर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले हड़प्पन स्थल पे, और वो स्थल है देसलपुर, हमारा पांचवा। ये भी कच्छ में है, गुजरात में। यहाँ पे किलेबंदी की गई है, ठीक है, देसापुर में। बस इसके लिए इतना खास है, ज़्यादा याद नहीं रहा इसके बारे में, पता नहीं चल पाया। तो बस ये है कि यहाँ कुछ जगह मिली, छोटे छोटे शहर कस्बे मिले, बस्तियाँ मिली, क्योंकि किलेबंदी की गई है। वो भी किलेबंदी भी ऊपरी शहर की गई है, निचले शहर की नहीं की गई है, ठीक है। अब आते हैं हम चंदूहरो में। ये है सिक्स्थ चंदूहरो। ये था आपका देसलपुर। देसलपुर इतना फेमस नहीं है इसलिए पूछा नहीं जाता, इसलिए इसके बारे में खोज भी शायद नहीं हुई। खोज हुई नहीं ज़्यादा, कोई नई चीज़ मिली नहीं बात बनाने के लिए, इसलिए इसका बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस किलेबंदी है। जैसलपुर का स्थल है, ये याद रखिएगा बस। कभी स्थल आ जाएंगे कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है या हैं, उनमें से एक स्थल नहीं होगा और 3 होंगे, तो ये है। तो चंदूहड़ो, चंदूहड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर है, बताया था मैंने ना, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, कोट दीजी, अमरी, ये सब जगह जो है सिंधु नदी पे तट पर हैं। तो ये बाएं तट पर है, याद रखिएगा, यही फेम इसमें इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे छोटा स्थल है हड़प्पा का। हड़प्पा का अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटा स्थल कौन सा है, तो ये चंदूहरो है। चंदूहारो बोलते हैं इसे, चंदूहड़ो भी बोलते हैं, ठीक है। चन्हूदारो या चंदूहड़ो, ठीक है। तो सबसे छोटा स्थल भी है, ये भी एक है। आगे देखते हैं, तो स्लाइड शायद आगे और हो। चंदूहड़ो में कोई किलेबंदी नहीं की गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चंदूहड़ो है, ठीक है, यहाँ पे भी चंदूहड़ो, चन्हूदारो या चंदूहरो कुछ भी बोलते हैं। तो कोई भी किलेबंदी नहीं की गई है, ठीक। कोई भी किलेबंदी नहीं की गई है। पकी हुई ईंटों की नालियों के साथ सड़कें हैं, वहाँ नालियाँ बनी गई। हड़प्पा सभ्यता की खासियत रही है कि कहीं कहीं लोगों ने शायद कह सकते हैं कि धन की कमी हुई हो, तो कहीं कहीं नहीं बनाए गए। आपको पकी हुई ईंटों की नालियाँ, धूप से पकी हुई ईंटें हैं, कुछ ईंटें आग से पकी हुई ईंटें मिलेंगी आपको कहीं कहीं। तो धूप से पकी हुई, सूरज की गर्मी से पकी हुई ईंटें हैं, और ये पकी हुई ईंटें जो हैं ये धूप से पकी पकी हुई ईंटें हैं, ठीक है, आग से नहीं पकाई गई हैं। तो नालियों के साथ सड़कें मिली हैं, ईंटें थी और नालियाँ थी। नालियाँ बनाई गई त्रिकाकार में ऐसे करके, और ये ईंटें जो हैं पकी हुई हैं, और यहाँ पे नालियाँ ऐसे, ठीक। ये ठीक है, बढ़ा देते हैं। ठीक। एक मनका, हाँ, चंदूड़ों में मनका का कारखाना मिला है, और सेल खड़ी का बना है। मनका का कारखाना, मनका जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने मोहरों का निर्माण या चीज़ों का निर्माण किया, 16 की गुड़ज का प्रयोग किया हर चीज़ में। 16 का गुड़ज जानते हैं ना, मल्टीप्लाई 16, 16, जैसे 16 है, 16 के गुड़ज का प्रयोग, 16 के गुड़ज का प्रयोग।
16 की गुणज का मतलब आप जानते हैं कैसे है? 16 है, फिर 32 है, 48 है, फिर 64 है, ठीक, फिर 320 जो भी आ गया है ना? ऐसे हैं। तो मुहर जो है हर जगह वर्गाकार हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, मुहर है वर्गाकार है। और सबसे छोटा स्थल है चंदूगढ़, आ चुका हूँ। अब आया हमारा कौन सा पॉइंट था? 6, 7 पॉइंट। सातवां स्थल है हमारा रंगपुर, ये भी गुजरात में है। रंगपुर है, एक आगे आएगा लोथल, वो भी गुजरात में है, ठीक है। तो इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं। 7वां नंबर, उत्खनन। इसका उत्खनन किया है SR राव ने, ठीक है। रंगपुर और लोथल का किया है SR राव ने, ठीक, SR राव ने, ठीक है। इसका उत्खनन किसने किया है? SR राव, लिखा नहीं, मिसप्रिंट हुआ है, तो SR राव, ठीक। यहाँ पे सबसे निर्माण काल में बबूल की लकड़ी का प्रयोग हुआ है। पूरे हड़प्पा में कहीं भी बबूल की लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ हुआ है। तो अगर कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन पूरे हड़प्पा में, सभ्यता में, किसी भी निर्माण कार्य में ईंटों का प्रयोग होगा, आपको चूने का प्रयोग होगा, गारे का प्रयोग होगा, चाक का प्रयोग होगा, लेकिन बबूल की लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बबूल की लकड़ी का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, बबूल की लकड़ी। बाजरा, धान की भूसी और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं रंगपुर में, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, कभी कभी पूछा जाता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो रंगपुर में मिले हैं। हड़प्पा वासी कुल 9 प्रकार की फसलें उगाते थे, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे। हड़प्पा वासी कुल 9 प्रकार की फसलें उगाते थे, ठीक। तो 9 प्रकार की फसलें, इसी उसी में फसलों में बाजरा है गया, धान की भूसी के साक्ष्य मिल गए, जौ के हो गए, ठीक। अब सुरकोटदा आ गया, ये भी एक स्थल है काफ़ी अच्छा। ये है 8वां स्थल हड़प्पा का। ये सारे इंपॉर्टेंट स्थल हैं, तो इनको ये ना सोचिएगा कि ये इसको स्किप कर देते हैं या फिर आगे बढ़ लेते हैं या कुछ नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पूछा कम जाता है, ये भी कच्छ में है सुरकोटता भी, ठीक है। यहाँ टेराकोटा की मुहर प्राप्त हुई है। टेराकोटा जानते हैं ना, कच्ची मिट्टी। टेराकोटा के लिए फेमस है गोरखपुर। गोरखपुर में टेराकोटा है, चाइना में अधिकतर कार्य हुआ था इसका, चाइना में टेराकोटा की मूर्तियाँ देखी होंगी आपकी, मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी, उनको बनाया जाता था। तो वहाँ टेराकोटा की मुहर मिली यहाँ पे। घोड़े जैसा कंकाल प्राप्त हुआ है, हाथी की हड्डी प्राप्त हुई है, देखिए। घोड़े की जानकारी तो साक्ष्य नहीं मिला कहीं भी, लेकिन लगता है कि घोड़े जैसा कंकाल मिला है। तो हो सकता है कि घोड़ा ना होकर दरियाई घोड़ा हो, या कच्छ में मिला है तो हमारे ना गधा भी हो सकता है, ठीक। तो अगर घोड़े जैसा कंकाल या हाथी की हड्डी मिली है, तो तुर्कोटदा में, तो हो सकता है कि ये कच्छ में जो गधे होते हैं ना, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो गधा और घोड़े में ज़्यादा अंतर तो होता नहीं था, उसमें आकार भी होता होगा, तो कंकाल से तुलना कर सकते हैं। आजकल घोड़े विकसित हैं, जैसे मनुष्य विकसित है। आगे देखते हैं, लोथल आ गया, देखिए। लोथल स्थल हो गया, स्थल। इसका उत्खनन किसने किया है? SR राव ने, देखिए। ये भी गुजरात में है, ठीक। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। भोगवा नदी के तट पर है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि ये भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। लोथल एक छोटा सा गांव है, ये भी काफ़ी छोटे स्तर पे पाया गया है। चंदूड़ो के बाद मान लीजिए एक छोटा सा यही है, है ना। सबसे छोटा चंदूड़ो, फिर उसके बाद ये। भोगवा नदी के तट पर है लोथल, ये रखिएगा। अब तो नदी नहीं है, पहले था, हल्का फुल्की छोटी नदी होगी कोई। लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं, डॉक यार्ड, जहाँ डॉक यार्ड का होता है, जहाँ जहाज रुकते हैं, लंगर डाला जाता है और वहाँ रुकते हैं, सामान लोड करते हैं और जगह जाके अनलोड करते हैं। तो बंदरगाह का केंद्र था एक, बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी एक अच्छा है। कपास और धान उगाने और मनका बनाने का उद्योग, देखिए यहाँ पे भी। हड़प्पा सभ्यता वाले लोग ये कह सकते हैं कि कपास उगाने वाले विश्व के पहले मनुष्य थे। तो
इसको भी मैं लिख देता हूँ, कपास और धान उगाने, ठीक है। मनका बनाने का उद्योग तो यहाँ था ही था, मनका अधिकतर जगह पाया जाए, ठीक। तो लिख देता हूँ कि हड़प्पावासी पहले सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र पता चला लोगों को, तो इसे सिंधु सभ्यता कहने लगे। लेकिन वर्तमान में समझ लीजिए कि करीब 1500, पहले 1400 थी इनकी गिनती, अब 1500 हो गई करीब, लगभग 1500, 1500 से ज़्यादा ही हो गए होंगे अब तो। 1500 स्थल मान के चलिए। 1500 स्थल में से करीब करीब 1000 स्थल तो हैं भारत में पाए गए हैं, और भारत में भी 300 साढ़े 300 स्थल सिर्फ गुजरात में पाए गए हैं, इसलिए इसे हड़प्पा नाम दिया गया, ठीक है, सिंधु नहीं, ठीक। तो हड़प्पावासी, क्या लिखा रहा था मैं, हाँ, कपास, हड़प्पावासी कपास उगाने वाले विश्व के पहले मनुष्य हैं। कपास उगाने वाले विश्व के, ठीक। अभी तक कोई साक्ष्य मिला नहीं है कहीं और उगाने का, इसलिए यही मानेंगे। कपास की फसल जो है एक विशेष जलवायु में उगती है, तो उस समय विश्व में भी अभी भी कहीं कहीं कपास उगाई नहीं जाती, क्योंकि उसके लिए जलवायु नहीं है। हर कृषि की फसल, कोई भी कृषि की फसल हो, जैसे धान है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इन सब के लिए एक विशेष जलवायु, एक टेम्परेचर, वर्षा की स्थिति, कितने सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। गेहूं के लिए 150 से 200 चाहिए, धान के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। तो उसके हिसाब से वर्षाओं की स्थिति के अनुसार, जलवायु के अनुसार से विकसित होता है। यहाँ एक जल निकासी प्रणाली देखिए, जल निकासी प्रणाली विकसित की गई है। जल निकासी प्रणाली मतलब है जैसे बाढ़ अगर आ गई तो कैसे निकलेंगे। अभी हाल ही में, जैसे पहले बताया मैंने कि पटेल नगर जो दिल्ली में है, वहाँ पे एक कोचिंग में सेंटर में बाढ़ आ गई पानी की, ठीक है, सीवर की वजह से, सीवर का पानी भर गया या फिर किसी चीज़ का, बरसात के कारण, और करीब करीब 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के लोगों की खासियत ये थी, इन्होंने पहले बिल्डिंगें नहीं बनाई, इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, जल निकासी प्रणाली बनाई, नालियाँ बनाई, और वर्षा जल का संचरण कैसे करना है, संचयन कैसे करना है, वो बनाया। ना कि पहले बिल्डिंग बना दी, बाद में नालियाँ बना रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें छूट गई, तो इन्होंने ये चीज़ अच्छी की। तो जल निकासी प्रणाली की विशेषताओं में है, एक विशेषताओं में है। अग्निवेदी मिली यहाँ पे, अग्निवेदिक साक्ष्य मिला के साथ पूजा पूजा हवन हवन करते होंगे ये, मान सकते हैं। बाद के समय की ये चीज़ें सब है ना, जो 3300 से 2600 ईसा पूर्व का समय है, वो प्रारंभिक था। तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ चीज़ें चीज़ें बनाई होंगी छोटी छोटी, है ना, विकसित हुई थी कि वहाँ बस गए जाके भोगा नदी किनारे, है ना, और एक गांव बसा लिया, लोग रहने लगे। उसके बाद इन्होंने ये सब चीज़ें शुरू की, मन का बनाने का कारखाना बनाया फिर धीरे धीरे, है ना, 2600 के बाद से, ठीक, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने ये सब काम शुरू किया। तो टेराकोटा की मूर्ति यहाँ पे मिली है मिट्टियों की, ठीक। एक हाथी दांत का पैमाना मिला यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में सबसे छोटी ज्ञात दशमलव डिवीजन मिली है, सबसे छोटी ज्ञात दशमलव डिवीजन का मतलब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। करना जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर ना पता हो तो मैं इससे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। हाथी दांत का पैमाना मिला, ठीक है, पैमाना जानते हैं ना हाथी दांत का, हाथी दांत इतना बड़ा मान लीजिए, तो इसी से ये पैमाना नापते थे चीज़ों को ना। आज तक लो एक फीता चलता है ना, नाप लिया एक हाथ से, तो वो चीज़ है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत का पैमाना याद रखिएगा। युग्म समाधान मिला है, हाँ, लोथल में युग्म समाधान मिला है, ठीक है। युग्म का मतलब है कि दो लोगों का, ठीक है, मतलब कि दो मनुष्य, दो पुरुष भी दफनाए जा सकते हैं, और दो महिलाएं भी दफनाई जा सकती हैं, और पुरुष और महिलाएं भी दफनाई जा सकती हैं। तो जैसे भारत में आगे चल के सती प्रथा विकसित कर ली, जौहर की प्रथा विकसित कर ली, कि लेकिन मरने के बाद ही दफनाए जाते थे दो लोग, अगर साथ में मर गए तो दफना दिए गए। ऐसा नहीं कि पति मर गया तो पत्नी को सती कर दिया है, जिंदा जला दिया, तो ऐसा नहीं था। तो युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे ध्यान, बाढ़ से विनाश हुआ ऐसा रहा हो, कहते हैं कि इसका विनाश बाढ़ से हुआ होगा, पता है ना। भोगा नदी के तट पे थे, गुजरात एक बंदरगाह का था, बंदरगाह के इसमें उदाहरण मिले ही हैं। चौक यार्ड था, बाढ़ आई होगी काफ़ी पानी की, जब पानी पीछे हटा तो आगे भी आया होगा,
जब आगे आया पानी, तो जो कच्छ था, कच्छ क्षेत्र में पाए गई ये जगह, तो जो कच्छ था वहाँ पे बाढ़ आई। आज दलदले, पहले वहाँ पानी या बंदरगाह हुआ करता होगा, तो वहाँ से इसका विनाश हो गया। तो सभ्यता पलायन, विनाश क्या, विनाश का ऐसा इससे नहीं कि वहाँ बाढ़ आई और लोग सब डूब के मर गए, ऐसा नहीं है। विनाश का मतलब है कि जैसे पलायन होता है, जैसे कहीं हम लोग नदी मार्ग, जैसे कि कोसी नदी, उसको उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। कोसी नदी, सबसे 2008 में बिहार में बाढ़ आई थी कोसी नदी की। बिहार का शोक बोलते हैं इसे, इसीलिए। तो वहाँ क्या हुआ, कोसी नदी आ रही थी अपने रास्ते, निर्धारित मार्ग से चलती थी। 2008 में ऐसा हुआ, उसने अपना मार्ग छोड़ के किसी दूसरे मार्ग से चल दिए। जिस मार्ग से वो जाती थी, निर्धारित मार्ग से अपने, उस मार्ग से ना जाकर उसने कोई दूसरा मार्ग ले लिया। वो बिहार की तरफ ज़्यादा मुड़ गई, अंदर शहर की तरफ, और वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ से पलायन किया और किसी और शहर में जाके बस गए, जगह में, या फिर कहीं और चले गए, है ना। और कुछ लोग डूबे भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ है, ठीक है। विनाश का मत आशय इससे है, ना कि किसी के मरने से है। अब आते हैं हम लोग राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का उत्खनन जो किया है, सूरज भान जी ने किया है। ठीक। राखी गढ़ी कितना नंबर था, ये है 10वां स्थल हमारा, राखी गढ़ी। इसका उत्खनन किसने किया, सूरज भान ने किया, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। राखी गढ़ी कभी भी आप कोई भी लगाइए, इसको पढ़ लीजिए, हड़प्पा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगी। और कुछ क्वेश्चन आते ही हैं कि उनको ये हल ना किया जाए या गलत किया जाए। कि 150 आर में तो 140 क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में 150 आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 150 में सबको 150 क्वेश्चन आते हों। तो राखी गढ़ी जो है, ये गढ़ी यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए याद रहेगा नहीं तो। राखी गढ़ी की बात कर रहे हैं हरियाणा में, राखी गढ़ी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, देखिए, हाँ, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी। अगर पूछा जाए कभी हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इंडो वैली सिविलाइजेशन, IVC, हाँ, कहीं कहीं IVC लिख देते हैं इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इंडो वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का भी सबसे बड़ा स्थल आ जाए, यही होगा, ठीक है, राखी गढ़ी। तो नाम पे ना जाइएगा कभी कभी, नियोजित बस्ती बसाई गई यहाँ पे, क्रमवार। ऐसा नहीं कि एक स्थान बसाया फिर आगे 10 या 10 किलोमीटर बाद लोग बसे, ऐसा नहीं, नियोजित तरीके से, क्रम बाय क्रम। नियोजित बस्ती का मतलब है कि जल निकासी प्रणाली बनाई गई, नालियाँ बनाई गई, फिर उसका बस्ती का निर्माण हुआ, फिर किलेबंदी की गई उसकी, ऐसे नियोजित बस्ती, ठीक है। देखिए जल निकासी है अभी, ठीक है, जल निकासी की उचित व्यवस्था है। हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर लोगों ने जल निकासी की उचित व्यवस्था आपको मिलेगी। अगर लिखा नहीं है तो मान के चलते हैं हम लोग, एजम्पशन ले लेते हैं कि व्यवस्था थी। खिलौना गाड़ी यहाँ मिली है, टेराकोटा का पहिया भी मिला है, चाक से निर्मित है ना। एक चाक होता है ना, आपने देखा होगा, घड़ा बनता है तो ऐसे ऐसे घूमता है चाक, ना, तो वैसे ही बनाए गए हैं सब, ठीक है। तो एक खिलौना गाड़ी मिली है। हड्डी के तीर मिले हैं। अब किस लिए मिले हैं, वहाँ योद्धा वर्ग का तो अस्तित्व नहीं था। मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में योद्धा वर्ग का अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिनकी बॉडी मिली हैं, जो दफन कंकाल अवशेष मिले हैं, किसी के शरीर में निशान लगे हों तरह के घाव के, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है। तेल खड़ी की मुहर मिली है, ठीक, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है सिलगढ़ी। तो सहारनपुर आ गया, ठीक है। आलमगीरपुर, ये 11वां स्थल है हमारा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है, एकमात्र यूपी का स्थल है ये, यूपी का। क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। और भी स्थल खोजे गए हैं, लेकिन सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल है ये, और हिंडन नदी के बाएं तट पर है, याद रखिएगा, आज तक पूछा गया है क्वेश्चन। नदियों के बारे में पूछा था, किस नदी के तट पर है, ठीक है, लेकिन हिंडन नदी के बाएं तट पर है, याद रखिएगा। हिंडन नदी के बाएं तट पर है, लेफ्ट बैंक में, ठीक। और सबसे पूर्वी स्थल है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। यहाँ जली हुई ईंटें, देखिए, एक धूप से सेकी हुई ईंटें हैं वहाँ पे, तो जली हुई ईंटें, ये आग से जली हैं, ठीक है, आग से तपाई गई हैं, जली हुई ईंटें मिली हैं। तांबे की वस्तुएं मिली हैं जो हड़प्पा काल के अंत में मिली हैं, तांबे की वस्तुएं हड़प्पा काल के अंत में। हड़प्पा काल का अंत जैसे कि जब पतनशील थी है, अच्छा, 1900 से 1300 ईस्वी के आसपास, या 1500 ईसा पूर्व के, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो ये हड़प्पा काल के अंत का मतलब समझ लीजिएगा आप, 1900 ईसा पूर्व, ठीक है।
से ज़्यादा आसानी होगी। 1900-1700 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। ठीक है। अब आगे हम बनवाली, बनावली बोलते हैं इसे, बनवाली क्यों बोलेंगे, बनवाली, बनावली, ठीक है। तो ये हमारा 12वां स्थल है। बनावली हरियाणा में है। पकी हुई ईंटें मिली हैं। पकी हुई ईंटें अधिकतर जब आता है तो मन में विचार ये आता है धूप से पकी हुई होंगी या आग से भी पकाई गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये बनावली है, ठीक है। बनवाली या बनावली, हरियाणा में है, वैसे बनावली बोलते हैं हम, ठीक। बनावली हरियाणा, ठीक है। तो अग्निवेदी पाई गई है यहाँ पे, पाई गई है। पत्थर के ऊपर टेराकोटा का हल मिला है यहाँ पे, ठीक है। हल अधिकतर जगह मिलेंगे तुम्हें आपको। महिला मूर्तियाँ मिली हैं ना, मात्र मूर्तियाँ मिली गई हैं यहाँ। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मात्र सत्तात्मक थे, मतलब कि माता को पूजते थे। आगे चलकर इतिहास में भी इसके उदाहरण आपको मिलेंगे कहीं कहीं। जैसे सातवाहन राजा थे, वो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। कहते हैं कि जनजाति लोग माताओं को वरीयता देते हैं क्योंकि हम लोग तो पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। पिता के आगे पिता का ही सरनेम यूज करते हैं, माता का नहीं। लेकिन सातवाहन राजाओं में या फिर हड़प्पावासी भी अगर उस समय लिपि पढ़ी जाती तो माँ सत्तात्मक का मतलब ही ये है कि नाम के आगे, अपने नाम के आगे माँ का नाम यूज करते हैं। जैसे सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र था पुलमावी, तो उसकी माँ थी, गौतमी की जो पत्नी थी सतकर्णी की, वशिष्ठी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ऐसे नाम मिले हैं, ठीक है, इतिहास में। तो माँ सत्तात्मक मतलब का यही है। एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो इसका पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति उस समय काफ़ी बेहतर थी। काफ़ी मतलब काफ़ी बेहतर थी, आज की वर्तमान स्थिति की तुलना में तो नहीं मान सकते हम। शहर का जीवन हड़प्पा काल के अंत में अचानक समाप्त हो गया। अचानक समाप्त होने का मतलब हो सकता है कि भूकंप आया हो, या एकदम से मास एक्सटेंशन होता है ना, बड़े पैमाने पर प्रवास किसी का माइग्रेशन, वो हो सकता है, ठीक। या महामारी हो सकती है कि गांव में महामारी आई हो और पूरा शहर एक बार में समाप्त। एक भयानक जगह भी है, ये भी उसी तरफ है, हरियाणा की तरफ ही। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सबसे पुराना हड़प्पा स्थल हो गया है। ये था, है भिड़ाना, इसे भिड़वाना कहते हैं, भिड़ाना भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना हड़प्पा स्थल है, ये भी हरियाणा में है, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं एक पेन बढ़िया सा सेट, भिड़ाना, मतलब कौन सा पॉइंट, मिनट, ये 12 था। तो अब हम लोग आ गए, 13वां स्थल है हमारा भिड़ाना, सबसे पुराना। तो जब 2003-4 में खुदाई हो रही थी इस स्थल की, 2003-4 में, तब ये स्थल आया था, भिड़ाना। ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, ठीक, भिड़ाना, ठीक। भिड़ाना या भिड़ाना कोई भी बोलने का, भिड़ाना लिख दिया गया है, भिड़ाना, ठीक है। बड़ा भी आ सकता है इसमें, सबसे पुराना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 2003-4 में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई, 2003-4 में। 2003-4 में इसकी खुदाई हुई। 2014 में एएसआई ने इसको सबसे पुराना स्थल घोषित कर दिया, हड़प्पा स्थल का, ठीक है। सबसे पुराना स्थल है ये, क्या रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताओ, ये है 12वां स्थल, कैसा है, ठीक है। ये था हम लोग का, ये कौन सा स्थल है, 12वां। ये था हम लोग का 13वां। स्विच करके थोड़ा क्लियर कर दें। 13वां है।
ये 14 है, ठीक है। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, भारत वाले पंजाब में है, ठीक है। रोपड़ जो सतलुज के बाएं तट पर है, ठीक है, बाएं तट पर। इन चीज़ों पर ध्यान दिया करिए कि जो सभ्यता विकसित हुई है वो किस नदी पे है और किस नदी के किस तरफ है, बाएं तट पर है। कभी कभी पूछा जाता है कि शहर कौन सा है। मान लीजिए लखनऊ किस तट पे है, किस गोमती नदी के किस तट पे बाएं है, कि बनारस किस नदी के तट पर है, या कानपुर शहर, दिल्ली यमुना के किस तट पर है, या आगरा यमुना के किस तट पर है, ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न। तो इसे और उत्खनन यज्ञ दत्त शर्मा ने किया है रोपड़ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यज्ञ दत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया है। जितने दूसरे मृत भांड पाए गए हैं, ठीक है, ये है चीज़ अच्छी। चित्रित धूसर मृद भांड पाए गए। कहीं कहीं लाल मृद भांड भी देखेंगे, लाल धूसर, तो वो आर्यों से संबंधित है, लाल धूसर, ठीक है। अगर चित्रित धूसर हैं, मतलब कलर्ड हैं, तो वो आर्यों से संबंधित हैं। और अगर ब्लैक एंड वाइट समझ लीजिए, या फिर BRW भी बोलते हैं इनको, ठीक, तो वो BRW बोल देते हैं हम लोग, ब्लैक एंड वाइट रेयर वेयर हाउस। तो ये चित्रित धूसर मृद भांड जो है ये हड़प्पा से संबंधित है। और अगर लाल आ जाए, कलर्ड, तो वो BRW अगर आ जाए तो वो आपसे संबंधित है, आर्यन से, ये रखेगा, ठीक है। वो आगे में जब आर्य हम लोग पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं कि लाल मिर्च। ब्राह्मी में एक शिलालेख के साथ एक मुहर प्राप्त हुई, ये बात की है, ठीक है। ये लेटर हड़प्पन पीरियड के आगे की है ये, ठीक है। करीब वही 1500 1300 ईसा पूर्व के आसपास की है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि उस समय आ गई। इसका मतलब है कि संस्कृत के बाद ब्राह्मी आई है, मतलब लिपि थी ब्राह्मी। तो ये उत्तर वैदिक, उत्तर लेटर हड़प्पन पीरियड कर देता हूँ उसे, लेटर हड़प्पन पीरियड, ठीक है। ये लेटर हड़प्पन पीरियड के समय की है, ठीक है। हाँ, देखिए, मनुष्य और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य पाए गए हैं। हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था कि बुर्ज में एक जगह है, ठीक, वहाँ पे भी मनुष्य और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जब पशुपालन हुआ, पालतू बनाए गए हैं ना, नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे भी मनुष्य और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा, रोपड़ में भी, ठीक है। हड़प्पा काल में रोपड़ में मिला है। कहते हैं उस समय दाह संस्कार प्रणाली काफ़ी अच्छी थी, जलाते नहीं थे लोगों को, दफनाया जाता था। जलाते भी होंगे कुछ लोगों को। दफनाने के साक्ष्य तो बहुत कम मिले हैं, ना के बराबर से मिले। दफनाए के साक्ष्य मिले हैं काफ़ी, मनुष्य को कुत्ते के साथ खाद्य सामग्रियों को भी दफनाया जाता था। ये मिस्र वाली सिस्टम है ना, मम्मीज बनाते समय जैसे खाने की चीज़ें रख दी जाती थी, कि पुनर्जन्म की अवधारणा शायद प्रचलित हो गई थी इनके समय में। ये विश्वास, हड़प्पा वासियों का विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। तो इस पर कोई भी विवाद नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कालीबंगा। ये है 15, ठीक, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान नदी में घग्गर के नदी के तट पे है, एक घग्गर नदी, अब तो है नहीं, पहले थी, विलुप्त हो गई अभी। घग्गर को, घग्गर की तुलना सरस्वती नदी से भी कर लेते हैं लोग। तो घग्गर नदी पूछा जाएगा कभी भी, कालीबंगा घग्गर नदी तट राजस्थान। कालीबंगा का जो उत्खनन किया है वो अमलानंद घोष ने किया है, ठीक। कालीबंगा में एक जुता हुआ खेत भी मिला है, तो इसका मतलब है कि वो हल से जोता गया है, कालीबंगा, ठीक, लिखा भी होगा यहाँ कहीं, ये जुता हुआ खेत, ठीक है। तांबा और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, धूप में सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया गया, देखिए मैंने पहले भी बताया है। कहीं कहीं पकी हुई ईंटें अगर हैं, तो वो मान सकते हैं आप, पकी हुई ईंटें धूप से सेकी गई हैं ना, धूप से सुखाई गई हैं। और धूप में सूखी, पकी हुई ईंटें जो हैं आग से जलाई गई हैं, पकाई गई हैं, ठीक है। लेकिन सूखी हुई ईंटें जो हैं धूप में, वो लिखा गया है, धूप में सूखे ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे धूप से सूखी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें 4 5 ऑप्शन देंगे। उसमें से में ऐसा हो जाएगा कि 3 ऑप्शन जो हैं वो नहीं होंगे, तो आप ये जान के रखिए। तो हाँ, कालीबंगा में की खासियत है कि इसका निचला भाग भी दुर्गीकृत किया गया है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया साथ तक, यहाँ तक है। दुर्ग बनाए गए थे, ऊंचला भाग, ऊपरी स्तर और निचली स्तर।
तो जो निचला भाग है यहाँ पे वो भी दुर्गीकृत किया गया है ऊपर के साथ साथ। और यहाँ एक जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, मैंने बताया था अभी। कि एक जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2 फसलों के बोने के साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों। देखिए 9 प्रकार की फसलें उगाते थे ये। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, बाजरा भी मिला है कहीं कहीं। कपास, ये तो यही हो गई है। 3 कौन सी आप बताइएगा? 3 या 4? तो 2 फसलों के बोने के साक्ष्य मिले हैं, चना और सरसों के, एक जुता हुआ खेत भी मिला है। ठीक। अब आते हैं हुलास। हमारा ये 15 पॉइंट था, 15। अब आते हैं हम हुलास पे। हुलास भी सहारनपुर में है। एक अच्छा स्थल है ये भी। तीन है, ठीक। हुलास, सहारनपुर में है। हुलास का, हुलास अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इसका खोज हुई थी। तो इसको के एन दीक्षित ने इसके उत्खनन किया है, के एन दीक्षित। ठीक। पूरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। तो के एन दीक्षित ने इसका उत्खनन किया है, सहारनपुर में था ये। यहाँ पे धान, मूंगफली और चना के साक्ष्य मिले हैं। देखिए मूंगफली भी एक फसल आ गई, ठीक है। मूंगफली के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे भी। ये सब लेटर पीरियड वाले हैं। मतलब कि 2600 से 1900 के बीच में, 1900, 2600 से 1500 मान लीजिए, 1900 से 1500 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास का क्षेत्र मान सकते हैं। ठीक है। तो उन लेटर हड़प्पन पीरियड के समय के ही हैं, अगर मूंगफली मिल रही है तो ना। उस समय मूंगफली शुरुआत के हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में नहीं है, ठीक है। ठीक है। कुछ पॉइंट हैं अब। ये हमारे हड़प्पा के स्तर समाप्त हो गए। ठीक, सारे जो इम्पोर्टेंट थे, अति महत्वपूर्ण थे, वो सब मैंने आपको स्तर बता दिए हैं। उसमें उत्खनन किसने किया है वो बता दिया है। ठीक है। और भी चीज़ें बता दी हैं। हड़प्पा वासियों को समुद्र का ज्ञान नहीं था मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक। समुद्र की तरफ वो नहीं गए थे। अगर गए होते तो नाव के साक्ष्य मिलते कहीं ना कहीं, एक जगह मिले हैं शायद कहीं पे। तो नाव के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, तो समुद्र का ज्ञान नहीं था इसका मतलब। व्हीलर कहते हैं कि यहाँ योद्धा वर्ग नहीं था ठीक है। मॉर्टिमर व्हीलर एक थे, हिस्टोरियन थे। तो उन्होंने कहा यहाँ वो योद्धा वर्ग नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं लोगों के, उनके शरीर पर कोई तरह का घाव नहीं देखा इन्होंने। और भी एक दो जगह पाए गए हैं, लेकिन वो घाव ये नहीं साबित करते कि यहाँ युद्ध हुआ था या फिर योद्धा वर्ग था। ना कोई हथियार प्राप्त हुए हैं, लोहे का ज्ञान तो था नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे उस समय कांसे के या फिर तांबे के हथियार बने होंगे। तांबे के तो बर्तन पाए गए हैं, लेकिन हथियार नहीं पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे योद्धा वर्ग नहीं था। इस पे कुछ चीज़ों पे विचार हम कर सकते हैं अब हम लोग अच्छे तरीके से। यहाँ पे योद्धा वर्ग नहीं था। वासम एक हैं हिस्टोरिकन, वो कहते हैं अंग्रेज, यहाँ पुरोहितों का शासन था। मैंने बताया है पहले, यहाँ पुरोहितों का शासन था, पूजा पाठ करने वालों का। व्यापारी वर्ग भी थे कुछ, पुरोहित और व्यापारियों का शासन था, ऐसा समझ सकिए। तलवार और लोहे के साक्ष्य पाए गए हैं। तो योद्धा वर्ग नहीं है, तो तलवार और लोहे के साक्ष्य भी नहीं है, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ, ये कुछ पॉइंट हैं, इन पर ध्यान देना जरूरी है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ है। इसलिए जो उत्तर पश्चिम का मतलब है कि सुतकांगेंडोर दास नदी तट पे बना, मांडा बना चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में, और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के तट पर, ठीक है। तो वो सभ्यता का विकास बना उससे सब। आगे अगर हम देखेंगे तो नदी के किनारे बस्तियां की स्थापना की गई। बताया है मैंने आपको पहले शुरुआती क्लास में। क्यों? उससे क्या हुआ, ज़्यादा कृषि हुई, अधिशेष उत्पादन हुआ। परिवहन के तौर पर भी अच्छी थी। एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का कार्य किया गया नदियों के द्वारा। नाव नहीं मिली हैं, अगर मिली भी हैं तो काफ़ी वैसे स्तर पर नहीं है, उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन परिवहन के रूप में ये प्रयोग करते होंगे किसी न किसी चीज़ का। कहते हैं कि लोग काफ़ी विशाल नाव, इनके जहाज हुआ करते थे, जाते थे ये। आगे
AHMK क्या है? ये है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। ये 2 भागों में विभाजित हैं। धौलावीरा 3 भागों में है, याद रखिएगा। ठीक है? तो ये हैं हड़प्पा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हड़प्पा, ये है मोहनजारो और ये है कालीबंगा। 2 भागों में विभाजित हैं। देखिए, पश्चिम में दुर्ग बना शासक के लिए, ऊपर जैसे बताया था मैंने, और निचला शहर सामान्य लोगों के लिए। ठीक, बता चुका हूँ पहले आपको क्लास में। देखिए, इन्होंने भी क्या किया है, पहले सड़क नालियाँ बनाई, फिर भवन निर्माण किया। मैंने बताया था ना, जैसे कि जब शहर का विकास किया, तो व्यक्ति जब विकास किसी भी शहर का करता है, तो पहले क्या बनाता है? पहले वो देखता है कि पानी का निकास कहाँ से होगा, जल का। अगर जल का निकास नहीं होगा, तो जगह जगह बरसात में आपने देखा होगा, आपके शहर में भी, आप जिस शहर में रहते होंगे, बरसात होती है अगर थोड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं तो थोड़ी बरसात में भी पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है। और जल भराव से काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। भारत में असम जैसे राज्य बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं जब मानसून आता है, तो लोगों को पलायन करना पड़ता है। असम है, सिक्किम है ना, सबसे अगर बाढ़ प्रभावित राज्य देखा जाए तो असम है। ठीक है? तो काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। दिल्ली वाली घटना हो ही चुकी है, और भी जगह हैं। यूपी में भी शाहजहाँपुर है एक जगह, वहाँ पे भी जैसे अभी मानसून आया था, तो वहाँ पूरा पानी भर जाता है बाढ़ से। अभी हाल में मैं वहाँ गया था, तो मैंने देखा कि मतलब जो वहाँ प्राथमिक विद्यालय भी थे, वो डूबे हुए थे। मतलब 2 मंजिला मकान डूबे हुए थे, उनके सिर्फ छत में दिख रहे थे, जो झंडा लगा था बस। तो झंडे को भी लोग धार्मिक बता देते हैं कि देखिए भगवान का झंडा लगा था, इसलिए वो डूबा ही नहीं। डूब जाता वो भी अगर वो नीचे होता तो ये भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने पहले सड़कें और नालियाँ बनाई और फिर भगवान मारा। नगर योजना में नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे ये। नगर योजना में नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। अभी वर्तमान सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता या पूर्व की सभ्यताओं की तुलना की जाए, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो आज की तुलना में काफ़ी सभ्य थी। इसीलिए वो सभ्यता बनी पहली। ठीक है? मानव द्वारा विकसित पहली सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो नगर योजना में नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे ये। आज जैसे नगर निगम अथॉरिटी बनी हुई हैं काफ़ी जगह, जैसे दिल्ली नगर निगम हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ नगर निगम, हर जगह जो नगर निगम वाले हैं, नगर पालिका परिषद वाले शहर हैं, वहाँ पे थोड़े पैसे, चंद पैसे लेके घूस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है। और बाद में वही भ्रष्टाचार जो है, कुछ लोगों की मृत्यु के रूप में सामने आता है, और फिर कार्रवाई की जाती हैं, और फिर निशाना उन लोग चीज़ों को बनाया जाता है जो शायद उनकी गलती ना हो। जैसे कुछ कोचिंग सेंटर हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस हैं, बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वो बेसमेंट में होते हैं। जो दिल्ली घटना हुई वो इसी के कारण हुई, बेसमेंट में पानी भर गया। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिल्डिंग बनाते समय पानी की निकासी का ध्यान नहीं दिया गया, या ध्यान दिया गया तो समय पर उसका कार्य नहीं देखा गया, सफाई नहीं हुई, सीवर जमाव जैसी समस्याएं होती हैं। आपने देखा होगा वहाँ दिल्ली में जो लोग रहते होंगे, अगर आप देखें तो तारों का तो जमाव ही भरा हुआ है। कुछ समय पहले वहाँ आगजनी की घटना हो गई थी एक कोचिंग सेंटर में। फायर वाले सिस्टम में दिक्कत हो गई थी कि आग लग गई थी कोचिंग में, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया था शायद। तो लोग नीचे कूद रहे हैं, देखा होगा अपने बिल्डिंग से। तो काफ़ी इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये क्या है? लापरवाहियाँ हैं। लापरवाहियाँ कम कह के इससे कहेंगे हम लोग भ्रष्टाचार, घूसखोरी। उस समय ये नहीं था, नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। चाणक्य भी यही कहते थे, और कल में हम लोग पढ़ेंगे, जब चाणक्य पढ़ेंगे, वो ये कहते थे कि आप चाहे नियम कितने भी बना लें, व्यक्ति भ्रष्टाचार कर ही लेगा। ठीक? तो इसलिए नियम सख्त करिए। मकान की कम से कम एक दीवार गली की नाली से लगी होती थी, जैसे जल, देखिए लिखा भी हुआ है। मकान की कम से कम एक जल निकासी बेहतर हो जिससे, ठीक है, एक दीवार गली की नाली से लगी होती थी। उन्होंने मकान बनाया। आज भी गाँवों में भी हम लोग देखते हैं, गाँव भी इससे बेहतर है। जब मकान, पहले कच्चे मकान बनाए जाते थे, तो बरसात की निकासी के लिए हर मकान के बगल में एक नाली बना दी जाती थी,
कि पानी भी जैसे भरे और ढलान पे मकान बनाए जाते थे। जो मकान बनाए जाते थे वो ढलान पे बनाए जाते थे। मान लीजिए मकान अगर ऐसे बना है आपका चौकोर में, जैसे तो मकान जो था वो थोड़ा ढलान पे रहता था और उसके बगल में ऐसे नाली बना दी जाती थी। नीचे नहीं, तो बगल में बनाई जाती थी। मैंने नीचे दिखाने के लिए किया है, ठीक है। ये मकान बना आपका, आर्ट मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ऐसे मकान बन गया, शक्ल बन गई लग रहा है। तो मकान बना, मकान के बगल में नालियाँ बनाई जाती थी ऐसे, एक तरफ नहीं दोनों तरफ बना दी जाती थी, जिससे कि पानी निकल सके। इसलिए बरसात का पानी हो या फिर अगर कहीं पानी का जमाव हो रहा है तो उसके लिए, क्योंकि उस समय क्या होता था उस समय, ड्रिलिंग मशीन तो थी नहीं जो काफ़ी नीचे तक खोद दी और पानी का निकास वहाँ से होता रहे सीवर, लेकिन आज वो भी है तब भी पानी का निकास बहता नहीं है। इसीलिए इस समय पे किसी चीज़ का सफाई ना किया जाना और भ्रष्टाचार से मुक्ति ना पाया जाना अब तक। जन संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रयोग जिससे पेयजल की समस्या नहीं। आपने देखा ही था, बीच क्लास में मैंने बताया था कि वहाँ पे धौलावीरा में ही जल संरक्षण का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे अच्छे। स्वयं पर खर्च कम करते थे वहाँ के लोग, नगर लोगों पर अधिक ध्यान दिया, जिससे जीवन स्तर बेहतर बना। यहाँ पे यहाँ पे जो तुलना है आप मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कर सकते हैं कि वहाँ पे लोगों ने क्या किया, शासक वर्ग ने अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा किया और जो जन स्तर था, सामान्य जन स्तर था, उस पर कम खर्चा किया। लेकिन हड़प्पा वासियों ने ऐसा नहीं किया। हड़प्पा वासियों ने अपने प्रारंभिक चरण में, लेटर पीरियड में उन्होंने किया होगा, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, अधिशेष उत्पादन होता है, उसके बचाव के लिए फिर लोग नियंत्रण करने के लिए और भी लोग आते हैं तो होगा, लेकिन शुरुआती तौर पे इन्होंने स्वयं पर कम खर्च किया, मतलब कि विलासी जीवन कम जिया और लोगों पर अधिक ध्यान दिया। ठीक, में लिखा भी हुआ है। कहते हैं जैसे कि वहाँ के लोगों को बेहतर जीवन स्तर बना, व्यापार बढ़ावा मिला। कहते हैं जब किसी सभ्यता का विकास होता है तो उसमें प्रकृति के जो नियम होते हैं, बेसिक नियम, आधारभूत नियम है, उनकी अवहेलना की जाती है। और यदि प्रकृति की अवहेलना की जाए तो विनाश उस सभ्यता का होना तय है। जैसे आर एल स्टील और अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो है जलवायु परिवर्तन से मांगते हैं। ठीक, और ये सर्वाधिक मान्य मत है। ये सर्वाधिक मान्य मत यही है, जलवायु परिवर्तन। बाकी कुछ अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि सूखे से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ से विनाश हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप आया, है ना। तो कारण बल्कि मान सकते हैं, मतलब सर्वाधिक मान्य का मतलब ऐसा नहीं कि यही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का जब समाप्ति होती है तो किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि सारे कारण जब मिलते हैं तो उसके पतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो मार्ग इसका प्रशस्त कैसे हुआ? सभ्यता का विकास हुआ, इन्होंने प्रकृति के नियमों की अवहेलना की, अधिक से अधिक मात्रा में उस समय संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग किया प्रकृति के। जैसे आज से अगर इसकी तुलना की जाए वर्तमान से समय से, तो लोगों ने सभ्यता यूज़ किया, हम लोगों ने चीज़ों का काफ़ी दोहन किया। इसी तरह आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई। तो जैसे इसमें हम लोग दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, तो हमारे समय में भी जलवायु परिवर्तन ये सभ्यता का विनाश का कारण बनेगा आगे। मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है। पहले सभ्यता का विनाश हुआ, कहीं कहीं मास एक्सटेंशन देखा गया, काफ़ी जगह काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों का प्रवास हुआ, माइग्रेशन हुआ, लोग जा रहे हैं छोड़ के, पशु पक्षियों की हालत ख़राब हो रही है, जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं, प्रकृति खराब और भी दूषित हो रही है, पर्यावरणीय प्रदूषण जो है सर्वाधिक समस्या है। ऐसी ऐसी जगहों में भूकंप आ रहे हैं जहाँ कभी सोचा भी नहीं गया था। हमारे उत्तराखंड राज्य में देखा ही गया 2013 में, चौरीबाड़ी जो ग्लेशियर था वो फटने से बाढ़ आ गई थी केदारनाथ में। कितनी त्रासदी थी, मतलब 2013 के समय उस दशक की सबसे बड़ी त्रासदी तो केदारनाथ की थी।
तरह भूकंप, गुजरात में भूकंप आए थे 2001 के आसपास, शायद आया था 2002, 2001 या 2002 के आसपास भूकंप आया था गुजरात में, लाखों लोग वहाँ मरे थे तब के। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं सभ्यता के विनाश को लेकर। अगर सही संसाधनों का सही समय पे प्रयोग ना किया जाए तो उस स्थिति को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कि आज भी एसडीजी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसी चीज़ें चलाई जा रही हैं, संपोषणी विकास जैसी अवधारणाएं आ रही हैं। पहले अपना विकास कर रहे थे, अब संपोषणी विकास कर रहे हैं, सबका समान रूप से विकास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। तो कुछ देश वाले ऐसे कहते हैं, जो विदेशी हैं या फिर जो अब अल्प विकसित देश हैं, कि विकसित देशों ने पहले तो अपना संसाधनों का उचित दोहन कर डाला। जब हमारी बारी आई दोहन करने की, तो हमसे कह रहे हैं कि आप ये ना करिए, वो ना करिए। तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी पीछे नहीं हटेंगे। भाई हुआ कि किसी ने पड़ोस में अच्छा मकान बना लिया बड़ा सा, तो जब उनके पास पैसा तो उन्होंने बना लिया। अब हमारे पास पैसा है तो हमारी जगह पर उपचार किया हुआ है, तो हम कह रहे हैं अब हम बनाएंगे। कह रहे हैं आप ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा घर नहीं दिखेगा। पैसा है। तो समस्याओं का निराकरण जो है शुरुआती स्तर पर ही हो जाना चाहिए। धीरे धीरे अगर उसका समस्याओं का निराकरण ना हो तो वो बीमारी बनती है गंभीर, और गंभीर बीमारी जो है कैंसर की तरह होती है, जो लाइलाज हो जाती है। जैसे कैंसर के बीच चरण होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड या लास्ट स्टेज ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट स्टेज मान लीजिए, 4 चरण मान लीजिए। तो फर्स्ट स्टेज जो है आपकी शुरुआती दौर है, में आप निराकरण कर लीजिए, ज़्यादा सही है। नहीं तो सेकंड में भी आप कर सकते हैं, थर्ड में लेट हो जाता है लोग कहते हैं, है ना। तो थर्ड में ख़त्म कहानी। तो ये सब चीज़ें। तो आज हमारी क्लास बस इतनी ही है। इसके बाद हम क्लास समाप्त करते हैं अपनी आज के लिए, है ना। मुझे भी लग रहा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी बेहतर तरीके से। कहते हैं चीज़ें बेहतर होती हैं बेहतर बनाने से। अब मैंने आपको पढ़ाया, आपने कल के लिए अगर इसे छोड़ दिया, अपना कार्य जो है कभी कल के लिए नहीं छोड़िए। हड़प्पा सभ्यता का पतन भी मान सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो कल के लिए छोड़ दी। कुछ लोग इस सभ्यता के विनाश की कई अवधारणाएं भी मानते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में कहा गया है कि इंद्र जो देवता थे, उन्होंने इन पर आक्रमण किया और क्योंकि किलेबंदी करती थी। तो हरूपिया, एक हरूपिया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई इसकी ज़रूरत तो है नहीं अभी, है ना। जो समझाने के लिए बनाया था। तो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ऋग्वैदिक ग्रंथों में कहा गया है ना, लिख देता हूँ मैं। तो ऋग्वैदिक ग्रंथों में जो इंद्र देवता हैं, इनके मुख्य देवता जो हैं इंद्र हैं। ऋग्वैदिक ग्रंथों में इंद्र को, इंद्र को एक ऋग्वैदिक ग्रंथों में इंद्र को एक हरूपिया शहर का विनाश करने को बताया गया। हरूपिया, 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 ठीक है। हरूपिया का विनाशक बताया गया है, ठीक है। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ नॉलेज के लिए इसको जान लीजिए आप, कि जब हिस्ट्री आती थी तो कभी आप, अगर आप पीसेस देंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन में कुछ, तो ये लिख सकते हैं। या फिर तो ऋग्वैदिक ग्रंथों में इंद्र को हरूपिया का विनाशक बताया गया है, और हरूपिया की तुलना जो है हड़प्पा से की गई है, ठीक है। हरूपिया लिख देता हूँ मैं। तो हरूपिया है
रुपया की जो तुलना है इससे की गई है हड़प्पा से। हड़प्पा से इनको व्रतहंता कहा गया है। कहते थे वहाँ कोई राक्षस था, व्रतहंता है ना, तो इस कारण से इंद्र को व्रतहंता भी कहा गया है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हड़प्पा अब समाप्त हो गई है, तो कोशिश करेंगे कि अगर कुछ प्रश्न मिल जाएंगे तो प्रश्न भी लगा दिए जाएंगे, या फिर एक साथ कर लिए जाएंगे, क्योंकि हड़प्पा से भी जो चीज़ें आती हैं वो अधिकांश तो मैंने से बता दी हैं, जैसे कि दो भागों में कौन से नगर विभाजित हैं, कहाँ जल निकासी की व्यवस्था की गई है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक, कहाँ किलेबंदी की गई है, कहाँ निचला भाग किलेबंदी की गई है, तो वो सब चीज़ें तो आएंगी आएंगी। बाकी अब अगली क्लास में हम, जब मैं हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, पढ़ेंगे हम लोग वैदिक पीरियड, और समझेंगे कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, ठीक, संस्कार क्या हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध और जैन क्रांतियाँ पढ़ेंगे, कैसे, क्यों आई, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की, और भी लोगों की, ठीक, फिर उसके बाद मगध का विकास कैसे हुआ, फिर उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, फिर आगे ऐसे ही कुषाण मौर्योत्तर काल आ जाएंगे, कुषाण और सातवाहन में, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मैं आशा कर सकता हूँ ना। तो अब हमारी जो क्लास होगी, वो हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी, और आप इसको रिवीजन करिए ठीक से, और चीज़ें हैं जब क्वेश्चन में कुछ करेंगे तो उसको ध्यान में रख के करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, तो मेरा मानना है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ना इससे बाहर जाएगा, और कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं अपने इसी बैच के अचीवर्स में, जो आपको आपके गोल तक पहुँचाने में एक निर्णायक कदम बनेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।